गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हमने जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, लेकिन अब हमें एक नेचुरल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों ही जी लेटर है ना, लेकिन एक है स्मॉल जी का कैपिटल जी, तो वहां पे नॉर्मल एक क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, या फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दोनों ही जी हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये कंफ्यूजन आपका ये वाला क्वेश्चन और ये आंसर आपका डाउट आपका दूर करेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लेफ्ट साइड में स्मॉल जी, राइट साइड में कैपिटल जी। ओके, लेटर सेम है जी, लेकिन ये एक बहुत ही अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बता रखा है, जब भी डिफरेंस वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है तो फर्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा डिफरेंस डेफिनेशन से रिलेटेड। तो डेफिनेशन मींस डेफिनेशन ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये है हमारे पास स्मॉल जी की डेफिनेशन। कैपिटल जी की डेफिनेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय between two objects of unit mass each and separated by a unit distance and separated by a unit distance। ये दोनों ही डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर इनकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए टाइम खराब करना जरूरी नहीं है। हम ठीक है, बहुत सारा टाइम हमारा खराब हो जाएगा। ये दोनों ही डेफिनेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखी है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस बट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये गिवन प्लेस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन वेरी कर सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू पर्टिकुलर जगह के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर जगह ही चेंज हो जाती है तो वहां पर आपके पास जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जैसे जी की वैल्यू एट पोल मैक्सिमम, जी की वैल्यू इक्वेटर मिनिमम। ठीक है, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर और मिनिमम होती है इक्वेटर के ऊपर। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दे रखा है, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। But the value of capital G means universal gravitation constant is a universal constant and does not change under any condition. Value of small g is changeable from place to place, but value of capital G is constant and does not change under any condition. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज। मींस जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये डिफरेंट हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज मींस प्लैनेट्स हो सकते हैं, मून आपके पास, नेचुरल सैटेलाइट और स्टार्स। हर सैटेलाइट हर हेवनली बॉडीज का जो जी वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि हर प्लेनेट के लिए, जैसे मार्स है, जुपिटर है, विनस है, उन सब की जी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी उसके रिस्पेक्टिव, यानी उसके बिल्कुल उलट। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, हर प्लेनेट के लिए, हर सिस्टम के लिए सेम रहेगी। फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी जीरो। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी जीरो। और वो कहां पर होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हमेशा हमेशा अपने माइंड में याद रखना है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, at the center of the earth we take small g is equal to 0। ठीक है, the value of g या कैपिटल जी कैन नेवर बी जीरो, बिल्कुल इसके अपोजिट चल रहा है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, लेकिन स्मॉल जी की जीरो हो सकती है। कब हो सकती है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां पर हो सकती है? बात बनेगी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। लास्ट पॉइंट, द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यू है आपके पास है स्मॉल जी की, जो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं वो है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.673 into 10 raised to power minus 11
यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी की सारी बातें आपको ऑलरेडी पता थी, बस हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझा है कि स्मॉल जी कैपिटल जी से किस तरह से अलग है। और ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आपने इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। और सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट में आपके पास है न्यूमेरिकल का हिंट, कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। तो आज की इस वर्चुअल क्लास का जो सेकंड टॉपिक बनता है वो बनता है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। इसमें बेसिकली क्या है कि मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, फॉर्मूला दूंगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपको आपके फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आपको ये वाले फॉर्मूले समझ में आएंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आसान लगने लग जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास जो फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एक हमारे पास था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एक हमारे पास था वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। और एक हमारे पास था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 मोशन से रिलेटेड। ये आपको पता होंगे, आपको 100% याद भी होंगे। अब बात ये आती है कि जब हम चैप्टर 3 के अंदर जंप कर गए हैं, जब हमने चैप्टर 3 में जंप ले लिया है, तो ये वाले फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। बस सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूलेज में से जो एस आपको दिया हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, वो चेंज हो जाएगा एच के साथ, यानी कि हाइट के साथ। देखो क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सारे क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि दिस पर्सन मूव फ्रॉम प्लेस ए टू बी, दिस पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी। तो क्या होगा, ये लीनियर मोशन बन जाता है। कौन सा मोशन बन गया, लीनियर मोशन। तो यहां पर जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते थे एस के साथ। लेकिन अब क्या होगा थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या होगा कि कोई पर्सन होगा या कोई स्टोन होगा। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक स्टोन है, तो ये स्टोन आपका एक हाइट से नीचे ग्राउंड पर आएगा, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस हो गया वो कौन सा डिस्टेंस हो गया आपके पास, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही, लेकिन अब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फ्रॉम चैप्टर 1 to 3 in all formulas s convert to h and a convert to g, यानी a is replaced by g, s is replaced by h। बस आपने इन दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे। जहां पर भी आपके पास s है वहां पर आ जाएगा आपका h। क्या आ जाएगा, h। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह आ जाएगा g, यानी जी टी स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया आपके पास, फर्स्ट याद रखने वाला फॉर्मूला बन गया थर्ड चैप्टर के कोरस्पॉन्डिंग, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देखो इन दोनों को चेंज कर दिया हमने, a को रिप्लेस कर दिया g से और s को रिप्लेस कर दिया h से। लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के इक्वेशंस में s को रिप्लेस कर दिया h से और a को रिप्लेस कर दिया g से। क्लियर है बातें। अब दूसरी बात, पहले तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखो आप। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की जो वर्डिंग होगी उसमें मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है,
स्टोन ड्रॉप्ड, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। एक तो वर्डिंग ये वाली यूज होगी। अब इस वर्डिंग के कोरस्पॉन्डिंग आपको दो चीजें हैं जो अपने आप याद रखनी है। वो क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा तो आपको अपनी तरफ से याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? देखो यहां पर आप u की वैल्यू 0 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से ड्रॉप किया जाएगा उसकी u की वैल्यू हो जाएगी 0, और g की वैल्यू आप यूज करोगे पॉजिटिव। और g की वैल्यू आप क्या यूज करोगे? पॉजिटिव यूज करोगे। और g की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और यू कैन से 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर g की वैल्यू 10 दे रखी होगी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें g की वैल्यू 9.8 होगी। और अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग g की वैल्यू को यूज कर लेना है। बस ध्यान ये रखना है g की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आपके पास, देखो ये दो बातें आपको क्लियर होगी, फॉर्मूले ये होंगे, कंडीशन आपको ये यूज करनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट केस, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। मैं आपको यहाँ पर एक हिंट से क्वेश्चन से ये बात क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है, क्लियर करवाने की कोशिश भी करूंगा। सेकंड केस आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सेकंड केस आप, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सारा इसी में आ जाए आपके। एक कंडीशन यानी सेकंड केस आपके पास बन सकता है, स्टोन थ्रो अपवर्ड, स्टोन थ्रो अपवर्ड। जैसे मान लो ये एक स्टोन है, इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, जैसे ऐसे मैंने इसको फेंका है, ठीक है। एक कंडीशन है, और एक ये वाली कंडीशन क्या है? ड्रॉप। जैसे मान लो ये स्टोन है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, क्लियर है। तो इस कंडीशन में आपके पास v की वैल्यू 0 होगी एट मैक्सिमम हाइट, और g की वैल्यू आप यूज करोगे नेगेटिव साइन के साथ, मींस नेगेटिव 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और यू कैन से -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको ये जो बोर्ड पे मैंने दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट अपने माइंड में सेट करना है। सबसे पहले है फॉर्मूले। फॉर्मूलों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसके अंदर से s को रिप्लेस कर देना है h से, और a को रिप्लेस कर देना है g से, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे, क्लियर है। फिर आपको दो कंडीशन याद रखनी है कि न्यूमेरिकल हमारा इन दो तरीकों से होगा, या तो स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा या फिर स्टोन को थ्रो किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इन कंडीशंस को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी बातें हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन, a stone is dropped from the top of a tower. A stone is dropped from the top of a tower, takes 3 seconds to just reach the ground. Find the height of the tower. Find the height of the tower. आपको ये फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करोगे, सपोज करो ये मेरे पास एक टावर दिया हुआ, ये इसकी हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये बन जाएगा ग्राउंड, ठीक है।
हमने क्या किया है, एक स्टोन को ड्रॉप किया है। ये है मेरे पास एक स्टोन और मैंने इसको क्या किया है, ड्रॉप किया है। टाइम मुझे दिया हुआ है 3 सेकेंड, टाइम इज 3 सेकेंड। क्लियर है? एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टेक 3 सेकेंड टू जस्ट रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या इन दो चीजों के अलावा आपको कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? सोचिए, आंसर होगा कि नहीं दे रखा है। लेकिन जिस बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, वो अपने आप दो चीजें यहां पर लिख सकता है। क्या लिख सकता है? u इज इक्वल टू 0 और एक लिख सकता है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि उसे पता है ये दोनों कंडीशन ड्रॉप की हैं। जब भी कोई स्टोन ड्रॉप किया जाता है ये दोनों कंडीशन हम लगा सकते हैं। जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा u भी नहीं दे रखा, v भी नहीं दे रखा, सिर्फ t दे रखा है, मैं कैसे निकालूं, वो इस आर्ग्यूमेंट में फंस जाएगा। तो आपको ये दो कंडीशन ड्रॉप के अकॉर्डिंग याद रखनी है, और अगर थ्रो हो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो, तो ये कंडीशन याद रखनी होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आपको हमेशा हमेशा यूज करना है। ये कब यूज होती है? जब थ्रो किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई चीज को थ्रो किया जाता है, तो इस तरह से। तो बस अब हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटीज हमारी एसआई में है या नहीं है। हमारी सभी क्वांटिटीज एसआई के अंदर दी हुई हैं। हमें एच की वैल्यू निकालनी है। एच के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यू की वैल्यू 0 है, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 9.8, 3 का स्क्वायर, या टाइम का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर। इसे आप कट कीजिए, 4.9 इंटू 3 इंटू 3, 4.9 इंटू 3 इंटू 3 को जो आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। तो एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 44.1 मीटर आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ दिस टावर। 44.1 सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपने इसका पहले से ही स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अभी भी ले सकता है। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। या तो कंडीशन अप्लाई होगी ये वाली, या फिर अप्लाई हो जाएगी v इज इक्वल टू 0 वाली, उसके अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन हम और भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया देना था न्यूमेरिकल्स का। ओके, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। हमारा थर्ड टॉपिक बहुत ही इजी है अगर आप उसे ध्यान से समझोगे तो, और अगर उसके अंदर आप कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे अपने आप ही, तब आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अगला वो है मास एंड वेट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? मास एंड वेट। ठीक है, इसको पहले, सबसे पहले ना बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी बात से समझने की कोशिश करना। अगर आपने वो सिंपल सी बात को पकड़ लिया तब तो आपको मास और वेट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने नहीं समझ पाए तो आपको दिक्कत आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मास क्या होता है? मास होता है एक क्वांटिटी। मास क्या होता है? क्वांटिटी। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन का कैप है, सपोज करो कंप्लीट पेन है, तो ये पेन अकेला इंडिविजुअल, इसको कहीं भी ले जाओ, इसकी एक क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को कहा जाएगा मास। इस पेन को आप कहीं भी ले जाओ, मींस आपने अभी समय अर्थ के एनवायरनमेंट में है तो ये अर्थ के पास है,
आप इसको मून में ले जाओ तो ये मून के एनवायरनमेंट में हो जाएगा, जुपिटर में ले जाओ तो जुपिटर के एनवायरनमेंट के अंदर होगा, लेकिन ये होगा तो अपने आप में इंडिविजुअल एक क्वांटिटी ना, उस क्वांटिटी को बोला जाएगा मास। लेकिन जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के पास ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो इस अर्थ की एक क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को कहा जाएगा मास। अब इसी पेन को अगर हम मून के एनवायरनमेंट में ले जाएं, एनवायरनमेंट ऑफ मून, तो ये क्वांटिटी वहां पर भी सेम रहेगी, यानी कि मास। लेकिन होता क्या है, इस मून का एक ग्रेविटी है, इस मून की क्या है, ग्रेविटी है। अर्थ की भी एक ग्रेविटी है जो इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब इस पेन के ऊपर इस एनवायरनमेंट की ग्रेविटी एक्ट करती है, जब इस पेन के ऊपर इस अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है, मींस जी वैल्यू एक्ट करती है, तब ये मास ना रहकर, तब ये क्वांटिटी मास ना रहकर कन्वर्ट हो जाती है वेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। मान लो एक पेन है आपके पास, ये सपोज करो पेन है, तो इसका जो मास है सपोज करो 5 कुछ भी है, मास को हमने ले लिया m। तो अगर इस पेन का मुझे वेट निकालना है, तो वेट क्या होगा, जस्ट आपको इसके मास को उस एनवायरनमेंट की जी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस छोटी सी बात से अगर आपने मास और वेट में डिफरेंस को समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़े से कंफ्यूजन हमेशा हमेशा रहने के चांसेस रहेंगे। मास क्या होती है, मास क्वांटिटी की, एक सब्सटेंस की इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है, जिसे हम एक तरह से इनर्शिया से भी एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम एक तरह से इनर्शिया से भी एक्सप्लेन करते हैं, या मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होती है उस पेन के ऊपर, उस क्वांटिटी के ऊपर लगने के बाद, जिससे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन में जो हम देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मास और वेट में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। मास जो होती है वो सिंपल एक क्वांटिटी है, एक ऑब्जेक्ट की, एक पर्सन की, और वो कभी भी चेंजेबल नहीं होती, इसलिए डिफरेंस के अंदर ये सारी बातें क्लियर आ जाएंगी। ठीक है, और जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट एक तरह से फोर्स होती है। देखो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना m इंटू जी, यानी मास को g से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स बन जाती है। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स भी बन जाता है हमारे पास। तो वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है, जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से वो हेवनली बॉडीज उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में डिटेल में सोचने की कोशिश करोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सिंपल वर्डिंग में जो मैंने आपको समझाया है, आपने इसको समझना है और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। बाकी जब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, अब डिफरेंस से आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंस से पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म से लिखूंगा यहाँ पर, कंप्लीट नहीं लिखूंगा, बुक में आपको दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन जो वेट होता है, वो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स, वेट इज द force with which it is attracted towards, क्योंकि यहां पर हम अर्थ की बात करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो अर्थ ले लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, वेट क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स है। कौन लगा रहा है उस फोर्स को, अर्थ लगा रही है। कैसे लगा रही है, अपनी तरफ खींचते हुए। सेकंड, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इज वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको आपने पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
थर्ड, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है तो मास इज ऑलवेज फाइनाइट एंड यू कैन से पॉजिटिव. मास इज ऑलवेज फाइनाइट एज वेल एज पॉजिटिव. लेकिन जो हमारे पास वेट है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जीरो भी हो सकता है. वेट कैन बी जीरो, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, वेट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, मास इज ऑलवेज फिक्स. वैसे इसी के अंदर वो बात आ गई है, मास इज ऑलवेज फिक्स क्वांटिटी. मास कभी भी चेंज नहीं होता. वेट कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन जी वैल्यू. क्योंकि मास वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है जी वैल्यू पे. तो जी वैल्यू वेरी करेगी तो मास भी वेरी करेगा, वेट भी वेरी करेगा. ऑब्वियस सी बात है. मास वेरी नहीं करेगा, मास हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी. इसको लिख लेते हैं कहीं फिर आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. लेकिन जो वेट है वो क्या है? वेट कैन बी वेरी, कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लास्ट पॉइंट, mass is measured by beam balance. ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. मास जो है उसे जो हम मेजर करते हैं वो बीम बैलेंस से करते हैं. स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है. लेकिन वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से. वेट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है. तो इस तरह से आप मास और वेट के डिफरेंस को भी समझ सकते हो और मास और वेट में क्या अलग अलग है वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो. ठीक है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप कि आज हमने जो 3 पॉइंट्स स्टडी करने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आए होंगे. सबसे पहला था डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. और कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. उसके बाद हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर 3. फिर हमने डिस्कस किया मास एंड वेट में. थियोरेटिकली ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने जरूरी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने जरूरी हैं. एक या दो वीडियोस में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा. तो ज्यादा नहीं है. इसके बाद हमारा अगर सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा और ये सिलेबस हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच.